नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। खबरों की शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प खबर से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज अपने वकील के जरिए पुणे की अदालत में बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि विनायक दामोदर सावरकर का नाथूराम गोडसे से रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन था और शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने इस तथ्य को छिपाया। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में आगे कहा है कि सत्यकी विनायक सावरकर के भतीजे अशोक सावरकर के पुत्र हैं, लेकिन सत्यकी ने अपनी मां हिमानी की पहचान छुपाई, जो नाथूराम गोडसे के सगे भाई गोपाल गोडसे की बेटी हैं। नाथूराम और गोपाल दोनों को महात्मा गांधी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। और इसी मुद्दे पर राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार और सावरकर स्मारक के चेयरमैन राजीव सावरकर ने क्या कहा है, आइए सुनते हैं। ये कंप्लेंट में उसने खुद लिखा है कि अशोक सावरकर, हिमानी सावरकर आर माय पेरेंट्स। हाँ, जब कंप्लेंट फाइल किया तो उसमें लिखा है अशोक सावरकर, हिमानी सावरकर ये मेरे माताजी पिताजी और उनका लड़का सत्यकी सावरकर। लेकिन हमने जब डिमांड किया इसका कॉपी के बारे में तो उन्होंने हमें कॉपी जो दिया उसमें से माँ का नाम मिसिंग था, अशोक और हिमानी। तो ये नाम मिसिंग होने के बाद हमने पूरा जानकारी लिया तो बाद में ऐसा पता चला कि कंप्लेनेंट ने सावरकर फैमिली की पूरी वंशावळ कंप्लेंट में फाइल की, लेकिन माँ की फाइल नहीं की। क्यों नहीं की? तो ये जो माँ है इनकी हिमानी सावरकर, ये गोपाल गोडसे की लड़की, गोपाल गोडसे और नाथूराम गोडसे सगे भाई और विनायक सावरकर और ये गोडसे बंधु दोनों भी, ये सब महात्मा गांधी के केस में आरोपी थे। सावरकर जी बाद में एक्यूट निर्दोष हो गए, वो बात की बात है, लेकिन अभी हमें ये चाहिए कि ये सब रिलेशन में वो केस में भी आरोपी थे। ये केस जो है ये पूरे इतिहास के पुरावे के ऊपर डिपेंड है। इसलिए मैंने एप्लीकेशन दिया कि जब सावरकर के फैमिली के वंशावळ उन्होंने दिया है तो माँ की तरफ से भी आना चाहिए। ये इसने नहीं फाइल किया तो उसका डायरेक्शन दे दो, माँ की तरफ की पूरी वंशावळ कोर्ट के सामने आना चाहिए। अब सत्य ये है कि मेरे चाचा अशोक सावरकर जी ने गोपाल गोडसे जी की पुत्री हिमानी जी से जो विवाह किया वो सावरकर मरने के कई साल बाद किया। तो सावरकर नाथूराम गोडसे के कैसे नाथूराम गोडसे भी फांसी गए थे, सावरकर भी चल गए थे। उसके बाद ये विवाह हुआ, वो उनका पर्सनल चॉइस था कौन किससे विवाह करे। और ये बात छुपाई नहीं है, सत्यकी ने कभी छुपाई नहीं है बात ये। और बात ये है कि कोर्ट में जब हम लोग जो एविडेंस के रूप में जो उनका जो वंशावळ उनकी सादर की है तो वो इसलिए की गई कि सत्यकी सावरकर ये स्वतंत्रवीर सावरकर का डायरेक्ट डिसेंडेंट एक रिलेटिव है, ये प्रूव करने के लिए, क्योंकि वो जो डिफेमेशन एक्ट है, डिफेमेशन की जो केस होती है उसमें एक रिलेटिव ही कंप्लेंट कर सकता है। तो जो वंशवेल है वो इसलिए की थी और माँ की तरफ की वंशवेल प्रोड्यूस करना, क्योंकि ये केस जी थी ये सावरकर जी के मानहानि के संदर्भ में थी, नाथूराम गोडसे के मानहानि के लिए नहीं थी, तो ये जरूरी ही नहीं था। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर बिहार की, जहां पर चुनाव इसी साल होने हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव की तरह पार्टी का स्ट्राइक रेट बढ़ाने के लिए वो विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। चिराग पासवान ने कहा है कि अगर पार्टी का कोई बड़ा नेता खुद आकर चुनाव लड़ता है तो प्रदर्शन बेहतर होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके चुनाव लड़ने को लेकर पार्टी सर्वे कर रही है। पार्टी इस वक्त मंथन कर रही है, सर्वे कर रही है कि क्या मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी, मेरे प्रत्याशियों को ज्यादा लाभ होगा, गठबंधन को ज्यादा लाभ होगा। हमारा लक्ष्य है कि लोकसभा की तरह इस बार भी हम लोग का स्ट्राइक रेट बेहतर रहना चाहिए। और कई बार देखा गया है कि जब पार्टी का कोई बड़े नेता जब खुद आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसमें पार्टी के स्ट्राइक रेट को बेटर करने में मदद मिलती है, गठबंधन का प्रदर्शन बेहतर होता है। तो इन सर्वेस के बाद, मंथन के बाद, अगर पार्टी को ऐसा लगता है कि हमें चुनाव में आना चाहिए तो जरूर हम। तो लग रहा है चिराग पासवान तैयार हैं सीएम चेहरा बनने के लिए। बढ़ते हैं आगे, 100 दिन क्या काफी होते हैं काम पूरा करने के लिए? दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सरकार के 100 दिन पूरे हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली की जनता की कसौटी पर सरकार कितनी खरी उतरी है, ये जानने के लिए हम जनता से भी मिले और नेताओं से भी। आइए देखते हैं दिल्ली सरकार का 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है। रेखा गुप्ता की ये भावुक कर देने वाली तस्वीर दिल्ली सरकार के सबसे बड़े अस्पताल एलएनजेपी की है।
दिल्ली के अस्पतालों में हर रोज इस तरह के 1,60,000 मरीज आते हैं और सरकार के पास महज 38 अस्पताल हैं। यही वजह है कि रेखा सरकार के 100 दिन भले पूरे हो गए हों, लेकिन दिल्ली आज भी समस्याओं के अंबार पर खड़ी है। हम ये नहीं कह रहे कि 100 दिन में हमने कोई झंडे गाड़ दिए, नहीं गाड़े, पर नीतिगत फैसले जो होने चाहिए सरकार के द्वारा उसको हमने किया है। दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में नवी मुख्यमंत्री के तौर पर रेखा गुप्ता ने दिल्ली की कमान संभाली। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। उम्मीदों का पहाड़, राजधानी को वर्ल्ड क्लास बनाने की जिम्मेदारी और यमुना की सफाई का भागीरथी काम आसान बिल्कुल नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। रेखा सरकार ने इन 100 दिनों में पॉलिसी लेवल पर आयुष्मान योजना को लागू करना, प्राइवेट स्कूल की मनमानी को रोकने के लिए स्कूल शिक्षा विधेयक, श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी बढ़ाना और यमुना की सफाई के लिए 34 नए STP की मंजूरी देने जैसे काम शामिल हैं। हमें बड़ा अफसोस है कि पिछली सरकारें 10 साल 11 साल के अपने कार्यकाल में ऐसी स्थिति में दिल्ली हमें सौंप के गई है। विरासत में जो हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया है, जिसका वो ढोल पीटते थे, उसकी सच्चाई जरूर मैं बताना चाहूँगी। यदि WHO की गाइडलाइन ये है कि 1000 लोगों पे कम से कम 2 बेड हॉस्पिटल के जरूर होने चाहिए, आज वास्तु स्थिति ऐसी है कि सरकारी तंत्र में केवल 0.42 बेड, यानी कि एक बेड भी 1000 लोगों पे दिल्ली के मेडिकल तंत्र में अभी उपलब्ध नहीं है। कितने अफसोस की बात है। और यदि हम प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ लें तो दिल्ली में 1.5 बेड उपस्थित है दिल्ली के लोगों के लिए पर यूनिट 1000 लोगों पे। कितने अफसोस की बात है। रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनी तो NDTV ने अपना सर्वे कराया तो पता चला कि पहले नंबर पर दिल्ली की साफ सफाई, दूसरा पेयजल, तीसरा वायु प्रदूषण, चौथा अस्पताल और 5वां सड़क और सीवर को ठीक कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। इन सारे मोर्चों पर काम की शुरुआत हुई है, लेकिन मानसून के पहले की बरसात आई तो दिल्ली की सड़कें पानी पानी हो उठीं। सरकार को सफाई देनी पड़ी, विपक्ष को हमले का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, घोषणाएं करने से सरकार नहीं चलती है, काम करने से सरकार चलती है। और पहले 100 दिन एक सरकार की विजन दिखाते हैं, एक सरकार की मिशन दिखाते हैं, और पहले 100 दिन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेल है। 100 दिन में सर, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि दिल्ली बदलती हुई दिखेगी और बदल रही है। अगले 100 दिन में आपको MRI भी दिखेगा, आपको CT स्कैन भी दिखेगा। 33 MRI लगाएंगे, जिसका रेट मैं आज कोट नहीं कर रहा हूँ, कि दिल्ली की जनता कहेगी कि बहुत अच्छा काम हुआ। 100 दिनों में क्या काम किया रेखा? वो पटकार में चाहे ये आयुष्मान योजना जो 70 साल वाले के जो लोग के लिए हैं, 10 लाख की योजना, वो लागू हो गया है, इंश्योरेंस लागू हो गया है। और कहीं न कहीं जो भी सुविधा थे, उससे स्कूल हो, कॉलेज है, उसके निरीक्षण कर रहे हैं, जो पानी आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, स्कूल में क्या पढ़ाई लिखाई चल रहे हैं, क्या है, स्वास्थ्य के निरीक्षण क्या किया जा रहा है, स्वास्थ्य में क्या चल रहा है, शिक्षा के क्या है, मतलब सुरक्षा में क्या है, सब चीज़ का भी निरीक्षण चल रहा है। 100 दिन अच्छे रहे हैं। सरकार का यूनिट टेस्ट में पास हो गई है और अच्छे नंबरों से पास हुई है। अच्छे नंबर? बिल्कुल अच्छे नंबरों से हैं। देखिए, एक आज अगर 100 दिन के बाद अगर देखा जा रहा है तो बहुत सी चीज़ों का अगर आंकलन किया जाए तो पिछले दिनों अभी बारिश हुई काफ़ी दिनों, तो हम इससे पहले जब केजरीवाल की सरकार थी तो हमें झीलों का शहर दिखता था दिल्ली। मिंटो रोड मेन था, यहाँ कई सारी जगहों पर शिकायत हुआ नो डाउट होगा, मगर उस लेवल का हर जगह वहाँ किश्तियाँ तक चलने की हमने वीडियो पिछले देखी, वैसा इस बार नहीं हुआ है। पूरी दिल्ली बर्बाद कर दी रेखा गुप्ता ने। पूरे जाके देखो, रात को तो मतलब 2 तो 3 घंटे लाइट कट रही हैं, बिल दे रहे हैं सारे बिजली। पहले कह रहे पानी गंदा आ रहा है, अब कहाँ पानी साफ आने लगा। पूरे ऑटो वालों को पता लगा लो क्या रेखा गुप्ता सब कह रहे हैं गलती कर दी। भैया हमारे हिसाब से तो कुछ भी नहीं, बस पूछ लो, बस एक काम नहीं हो रहा। क्या आपको काम चाहिए? अब झूठ का बाजार लगाना है तो भैया सब कुछ उनका हो रहा है, सब उनका पैसा बर्बाद। ऐड का पैसे करवा लो, ऐड इनसे करवा लो, ऐड का पैसा सब। बस दारू एक के साथ एक देगी तो इनको बड़ा मजा आ रहा था।
बोतल के साथ बोतल, पेटी के साथ पेटी, बड़ा मजा आ रहा था। अरे वो चाहिए इन्हें। अब ये वही लोग हैं जो कहते हैं जनता ने उखाड़ के फेंक दिया है, न 3 में न 13 में तिल्ली बिखर गई है, उड़ गई है, झाड़ू का मोर बना दिया है। एक समय गाजीपुर का ये कूड़े का पहाड़ कुतुब मीनार से भी ऊंचा था। इसको खत्म करने का काम चल रहा है। ये दिल्ली का मुख्य चौराहा ITO है। कुछ सालों से यहाँ जलभराव की वजह से सरकारों की किरकिरी होती रही है। अब जलभराव को दूर करने के लिए रेखा सरकार ने काम शुरू करवाया है, लेकिन मिंटो ब्रिज, द्वारका बाईपास में पानी भरने की समस्या आज भी बनी हुई है। सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि चुनाव के वक्त 2,500 रुपए महिला सम्मान राशि देने की घोषणा पर अमल अभी तक नहीं हुआ है, जबकि सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का बजट भी रख दिया है। दिल्ली में बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार है। यही वजह है कि जनता की आकांक्षाएं ज्यादा हैं और बहाने बनाने की गुंजाइश कम। केंद्र सरकार की नाक के नीचे चल रही दिल्ली की सरकार के सामने दिल्ली को जहां विश्व स्तरीय राजधानी बनाने की जिम्मेदारी है, वहीं रेखा गुप्ता के लिए भी अपनी काबिलियत को साबित करने का एक सुनहरा मौका भी है। दिल्ली से कैमरा पर्सन सुशील राठी के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। और इस वक्त की एक बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जासूसी के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी मेवात से हुई है। हमारे सहयोगी मुकेश सेंगर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा जाल, मकड़ जाल जासूसों का फैला है और इसकी परतें अब खुल रही हैं। मुकेश, देखिए, बिल्कुल लगातार अलग अलग राज्यों से जासूस गिरफ्तार हो रहे हैं। उसी कड़ी में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मेवात से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इसका नाम कासिम है और दिल्ली पुलिस का कहना यह है कि कासिम लगातार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में था और लगातार उनको सेना से जुड़ी जानकारियां दे रहा था। तो कासिम को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली पुलिस दिल्ली लेकर पहुंच गई है और अब उससे यहाँ पर पूछताछ होगी कि आखिर वो किन किन लोगों के संपर्क में था। क्या वो दानिश के संपर्क में था, जिससे ज्योति संपर्क में थी, या फिर वो पाकिस्तान एम्बेसी में या पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI में किसी और के संपर्क में था। तो कासिम की कि वो पाकिस्तान जा चुका है और वहां पर उसने कुछ ट्रेनिंग भी ली हुई है, ऐसी भी जानकारी मिली है। तो दिल्ली पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो उससे पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ के बाद साफ होगा कि आखिर उसने किस तरह की जानकारियां पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI को दी हैं और वो कब से किन किन लोगों के संपर्क में था। जी शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो दिल्ली पुलिस ने मेवात से एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया जिस पर आरोप है कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करता था। अगली खबर, पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देने वाले संदिग्ध शख्स को राजस्थान में भी हिरासत में लिया गया है। जासूसी का आरोपी इससे पहले क्या है उसका पाकिस्तान कनेक्शन और क्या है उसका पॉलिटिकल कनेक्शन, ये देखिए हमारी रिपोर्ट में। जब भारत की सेना पाकिस्तान को करारा जवाब दे रही थी और ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर रही थी, उस वक्त पाकिस्तान को भारत की खुफिया जानकारी देने वाला एक शख्स पकड़ में आया। दरअसल सुरक्षा एजेंसियों ने जैसलमेर से एक सरकारी कर्मचारी को हिरासत में लिया है। शकूर खान नाम का ये शख्स सरकारी क्लर्क है और इसे जासूसी की शक में पकड़ा है। बताया जा रहा है कि शकूर खान 7 बार पाकिस्तान गया, लेकिन आखिर बार यानी 7वीं बार वो बिना किसी को बताए पाकिस्तान चला गया। सुरक्षा एजेंसियां शकूर खान से अब लगातार पूछताछ कर रही हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसके 2 बैंक अकाउंट को खंगाला जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इनमें से एक अकाउंट को हाल ही में बंद किया गया। चौंकाने वाली बात भी सामने आई कि मोबाइल से कुछ डेटा को डिलीट किए जाने का शक भी है, जिसे संदिग्ध माना जा रहा है। FSL की टीम इसकी भी जांच कर रही है। अब जरा ये भी जाने कि हिरासत में लिए गए संदिग्ध जासूस का पाकिस्तान कनेक्शन क्या है। यहां यह जानना भी जरूरी है कि शकूर खान के राजनीतिक रिश्ते भी रहे हैं। अशोक गहलोत सरकार में मंत्री रहे सालेह मोहम्मद का पर्सनल स्टाफ भी रह चुका है। शकूर खान के सियासी कनेक्शन, शकूर खान के बड़े सियासी कनेक्शन हैं। सालेह मोहम्मद का पर्सनल स्टाफ रहा है। पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री थे सालेह मोहम्मद। गाजी फकीर के बेटे हैं सालेह मोहम्मद। गाजी फकीर सालेह मोहम्मद से रिश्ते रहे हैं। जैसलमेर में 50 साल किंग मेकर रहे फकीर 2013 में SP पंकज चौधरी ने जांच की थी। IPS ने गाजी फकीर की हिस्ट्री शीट खोली थी, तब पंकज चौधरी का ही तबादला हो गया था। गाजी फकीर की मृत्यु 2021 में हुई थी। गाजी फकीर के वारिस हैं सालेह मोहम्मद।
साले मोहम्मद के गांव के पास शकूर का घर है। साले मोहम्मद पीर पगारों की गद्दी के प्रमुख हैं। पीर पगारों ऑफ पाकिस्तान के प्रतिनिधि हैं। पीर पगारों के लाखों की संख्या में समर्थक हैं। सिंधी मुस्लिम बड़ी संख्या में समर्थक हैं। सरहद पार पाक में भी लाखों फॉलोअर्स हैं। वहीं इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने कहा है कि पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे साले मोहम्मद का पीए रहा व्यक्ति पाकिस्तान के लिए जासूसी के अपराध में हिरासत में लिया गया। उसकी और उसके सभी सूत्रों की जांच कर राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। निश्चित रूप से चिंता का विषय है और इसकी ठीक से जांच होकर के इसके उनके सारे जितने भी सूत्र उनके साथ में जुड़े हुए हैं उन सब की जांच करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ में समझौता करने वाले या खिलवाड़ करने वाले लोगों को अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। वहीं जासूसी मामले को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने तो किनारा कर लिया। किसको गिरफ्तार किया है? कोई शकूर खान है जो कि सरकारी कर्मचारी भी है और कांग्रेस के एक जो मंत्री रहे पिछली सरकार में उनके पीए रह चुके। मुझे जानकारी नहीं है, मैं जानकारी प्राप्त करूंगा फिर मैं बात करूंगा। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि शकूर खान का गांव गाजी फकीर और साले मोहम्मद के गांव से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर है। साले मोहम्मद फिलहाल पीर पगारों ऑफ पाकिस्तान की गद्दी के भारत में रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। पीर पगारों ऐसी संस्था है जिसके हजारों की संख्या में सिंधी मुस्लिम फॉलोअर हैं जो सरहद के उस पार भी रहते हैं। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरहद के जिलों में सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर और कितने ऐसे जासूस हैं जो भारत की सीमा में रह करके पाकिस्तान को खुफिया जानकारी पहुंचा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान।